हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। ये जो प्रश्नोत्तरी है ये इंपॉर्टेंट है रीट भर्ती परीक्षा के लिए, विशेषतः पटवार के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एसआई या फिर एलडीसी भर्ती परीक्षा हो, यानी कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपसे हिंदी व्याकरण पूछी जानी है, ग्रामर पूछी जानी है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज में अपने देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी को एक बेस मिल सके, एक आधार मिल सके और कम से कम आप ये समझ पाएं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। इसलिए इस टेस्ट सीरीज में हम लेकर के आते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावना है या जिनमें कुछ नए कंसेप्ट आते हों। तो दोस्तों, आज का जो अपना टेस्ट है, आज के जो अपने प्रश्न हैं वो आधारित है समास के ऊपर। कल भी हमने समास से संबंधित ही कुछ प्रश्नों को देखा था। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज कुछ और प्रश्नों के विषय में बात करेंगे जो समास से ही संबंधित है। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं अपने। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पुस्तकालय में समास है। हमें बताना है पुस्तकालय जो शब्द है वो उसमें कौन सा समास है। दोस्तों कौन सा है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास है। दोस्तों कौन सा होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, तत्पुरुष समास है। क्योंकि इसका अगर हम देखिए विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? पुस्तक के लिए आलय। आलय का मतलब घर से भी अपने लेकर के चलते हैं, तो पुस्तक के लिए घर। जैसे विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर इसका जो ये विग्रह होगा, के लिए जो है वो कारक चिन्ह होता है संप्रदान का। तो इसी आधार पर देखिए जहां पर कारक चिन्हों का लोप होता हो वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में आते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न की बात करें, किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? ये 4 जो शब्द हैं हमारे पास में है और हमें पहचानना है तत्पुरुष का ही एक भाग है कर्ण तत्पुरुष। ईश्वर प्रदत्त, ग्रहागत, हस्तलिखित या फिर भूखमरा। कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? कौन से शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? यानी 3 जो उदाहरण है वो तत्पुरुष समास के हैं, चौथा बिना तत्पुरुष का है। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा इसका नंबर 2। अब देखिएगा कर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण का मतलब होता है माध्यम। माध्यम के रूप में हम यहाँ पर के द्वारा या फिर से शब्द को लगा सकते हैं जब हम इसका विग्रह करेंगे। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ग्रह के द्वारा आगत ये नहीं होगा, हस्त के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, भूख मरा, भूख से मरा या फिर भूख के द्वारा मरा। तो ये तो हैं सारे के सारे सही, लेकिन ये नहीं है ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। इस प्रकार से भी अपने ले सकते हैं दोस्तों। तो ये इसकी श्रेणी में नहीं है, इसलिए इस शब्द में कर्ण तत्पुरुष नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है? कर्ण तत्पुरुष नहीं है। तो बाकियों के अंदर है, तो इसलिए हमारा सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अंशुमाली में समास है। कौन सा है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या फिर देखिए द्विगु है। कौन सा होगा अंशुमाली का समास? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? हमारा सही आंसर है 2 नंबर, इसमें बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि कौन सा होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 बात कि इसमें दोनों पद ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। जैसे द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसलिए कोई अन्य अर्थ निकलता है जो परंपरा के तौर पर अपने देखते हैं। तो ऐसा जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। और यहाँ पर अंशुमाली का जो तात्पर्य है वो अपने सूर्य से ले सकते हैं, तो इसलिए इसका जो अलग अर्थ निकल रहा है, इसीलिए हम इसे बहुब्रीहि में डालते हैं। एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुब्रीहि में विशेषतः ये जो पर्यायवाची वाले जो भी आपको शब्द मिलेंगे वो सारे के सारे इसमें आते हैं। यहाँ जिस शब्द का अपने पर्यायवाची यूज करते हैं वो सारे शब्द अपने कौन से मिलेंगे? इसी में। जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है, मतलब कीचड़ में जन्म हुआ, पंख में जिसका जन्म हुआ है। लेकिन हम विग्रह ये काम में नहीं लेते, हम इसका जो है क्या काम में लेते हैं? पर्यायवाची। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, जहां पर पर्यायवाची का कोई शब्द आ जाए तो वहां पर जो आपका उत्तर होगा वो बहुब्रीहि सबसे ज्यादा सही होगा, सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। कहीं कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप प्राथमिकता बहुब्रीहि को देना। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है, चरण कमल पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक होगा।
चरण कमल का विग्रह क्या होगा? चरण जो कमल, चरण और कमल, चरण पर कमल या चरण में कमल, क्या हो सकता है दोस्तों? इतना आसान प्रश्न है। आई होप आप सभी का ये आंसर सही होगा। तो सही आंसर है हमारा नंबर 1, चरण जो कमल, यानी चरण जो कमल के समान है, हम इसे कमल रूपी चरण भी कह सकते हैं। तो मतलब तुलना की जा रही है, एक प्रकार से ये रूपक भी आ जाता है अलंकार यहाँ पे। अन्यथा हमने बात की थी विशेषण विशेष्य वाले जो होते हैं वो इसमें आते हैं, कर्मधारय के रूप में हम इसको देख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किस शब्द में कर्मधारय समास है? यहाँ इनमें से हमें बताना है कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय कौन सा होगा जिसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा हमारा नंबर 2, दुष्चरित्र। दुष् माने बुरा, यानी जिसका चरित्र कैसा हो, दुष् हो, इसलिए ये हो गया कर्मधारय। रण में वीर और विचार में मग्न और सिर में दर्द, ये सारे कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है, ये तत्पुरुष के उदाहरण हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? पीताम्बर पीले अंबर वाला, त्रिफला 3 फल वाला, नराधम नर है, अधम है नर जो, जलज जल में उत्पन्न, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? दोस्तों सही विग्रह कौन से में किया हुआ है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न है। नराधम यानी नर है जो अधम, या अधम है जो नर, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। पीताम्बर को हम ऐसा नहीं लिख सकेंगे, इसमें लिखेंगे पीत है जिसका अंबर जो, या फिर जिसका अपने यूज करते हैं। यहाँ हम त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार होगा, 3 फल वाला नहीं होगा। जलज जल में जिसका जन्म हो, उसके द्वारा अपने इसको लेकर के सकते हैं, ये हमारा नहीं आएगा दोस्तों। जल में उत्पन्न नहीं कहेंगे, जल में जन्मा हुआ जो होता है उसके लिए हम काम में लेते हैं। और वैसे भी जलज जो होता है वो पंकज होता है दोस्तों। पंकज यानी कि क्या होता है, कमल रूप में अपने इसको लेकर के चलते हैं। तो सही हमारा आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर होगा दोस्तों, यही सही विग्रह है सबसे। बात करें अगले प्रश्न की, यावत जीवन में समास है। यावत जीवन जो हमारा शब्द है उसमें कौन सा समास है हमें बताना है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है, या फिर द्वंद्व समास है? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, अव्ययभाव समास है। अब देखो ये कैसे हो गया, अव्ययभाव समास कैसे हो गया? तो हमने पीछे बात भी की थी, जिसमें प्रथम पद क्या हो, प्रथम पद जो हो वो उपसर्ग हो। और कौन सा उपसर्ग हो? संस्कृत का उपसर्ग हो। तो हम इसे अव्ययभाव में देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा यावत प्लस जीवन से बना हुआ ये शब्द है, तो वो समास होने के कारण हम इसको अव्ययभाव की श्रेणी में रखते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है कर्मधारय समास है। इनमें से हमें बताना है कर्मधारय समास कौन से में है दोस्तों, कौन से में है? क्या होगा? शुभागमन होगा, मालगाड़ी होगा, अनभिज्ञ होगा, या मुनिश्रेष्ठ होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 1 नंबर, शुभ है जो आगमन, शुभागमन। मालगाड़ी, अनभिज्ञ, ये तो अव्ययभाव के रूप में अपने इसको ले सकते हैं। मुनियों में श्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ हो गया। मालगाड़ी का विग्रह क्या होगा दोस्तों? माल को ले जाने वाली गाड़ी या फिर माल को ढोने वाली गाड़ी। इसी तरह से रेलगाड़ी आ जाता है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, इस चीज़ को याद रखिएगा। घोड़ा गाड़ी यानी घोड़े से चलने वाली जो गाड़ी होती है, घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी हो गई। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के आते हैं दोस्तों, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न के। 9वां हमारा प्रश्न है, किस क्रमांक में कर्मधारय समास नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। संसार सागर, देहलता, जग बीती, भला मानस, कौन से में नहीं है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है नंबर 3, जग बीती, जग पर बीती हुई या जग में बीती हुई, इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। अलग रूप में आता है। यहाँ संसार रूपी सागर या सागर रूपी संसार रूपक लग गया तो फिर दोनों एक जैसे होते हैं। लता रूपी देह या देह रूपी लता, ये भी कह सकते हैं। भला है जो मानस, तो ये सारे के सारे कर्मधारय में आते हैं, लेकिन ये कर्मधारय में नहीं आता। सही आंसर हमारा 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, किस क्रमांक में सही समास का प्रयोग हुआ है? रामकृष्ण, यमुना तट, भला मानस, या फिर कनकलता, कौन से में सही समास का प्रयोग हुआ है दोस्तों? कौन सा होगा सही आंसर हमारा?
तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। इसमें कनक लता, कनक रूपी लता तो कर्मधारय समास हो गया। भला मानस में नहीं होगा, कर्मधारय होगा। यमुना का तट हो गया तो ये भी नहीं होगा। रामकृष्ण में बहुब्रीहि नहीं है दोस्तों, द्वंद्व होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ये है। हमें पूछा भी यही गया था कि सही समास है जो वो कौन से में है। अगले प्रश्न की बात करें, निर्विकार में कौन सा समास होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, अभी मैंने इसके विषय में बात की है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या फिर बहुब्रीहि है। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न की उत्तर निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो हमें आता है या फिर हमें नहीं आता। अब नहीं आता मतलब हमें ये ध्यान होना चाहिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे हम कहें निर्विकार है तो बहुब्रीहि हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। द्विगु हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि द्विगु में संख्या होती है, बहुब्रीहि में अन्य अर्थ निकलता है। अब देखो द्वंद्व हो सकता है क्या, द्वंद्व में तो डैश का चिन्ह लगा होता है, अधिकतर है नहीं, तो फिर इनके बारे में तो वैसे भी हमें नहीं सोचना था, बचा कौन सा, एक ही होना था। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। इसके अलावा आप देखिएगा निर प्लस विकार से हमने इसको बनाया उपसर्ग के रूप में। हम देखें तो ये उपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग है, देखिएगा जहां पर ये हल चिन्ह लगे हों वो संस्कृत के होते हैं। तो संस्कृत का है तो संस्कृत के उपसर्ग वाले वैसे भी कौन से होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। तो आपका आंसर सही होना चाहिए था। अगले प्रश्न की बात करें, धड़ाधड़ द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययी होगा या फिर बहुब्रीहि होगा। कौन सा होगा दोस्तों, धड़ाधड़ में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें सही समास है हमारा नंबर 3, अव्ययी भाव होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, साफ साफ, फटाफट, सटासट, खटाखट, धड़ाधड़, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, अव्ययी भाव में आते हैं, जहाँ पर जो है रिपीटेशन वाले शब्द हों दोस्तों। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। हम ये बताने कौन से में सही समास विग्रह नहीं है। कौन से में नहीं है दोस्तों, नीला है जो उसको नीलगाय कहते हैं। बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी होती है। क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि होती है। नो है जिसमें निधियां वो नवनिधि होती है। नहीं हुआ है इस शब्द को याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, नीली है जो, ये नील गाय नहीं होता, नीली है जो गाय, वो बीच में रह गया ना, इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। ये सही है। बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, बैलगाड़ी। ऊंट से खींचे जाने वाली ऊंट गाड़ी, घोड़े से खींचे जाने वाली घोड़े गाड़ी। और यहाँ क्रोध रूपी अग्नि, तो ये हमारा सही है। नो है जिसमें निधियां, ये द्विगु के रूप में अपने इसको देख सकते हैं। तो सही आंसर हमारा यही हो गया। बात करें अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी या फिर सुमुखी। कौन सा है जिसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है दोस्तों। अधिकरण में कौन से आते हैं, में और पर आता है दोस्तों। जो ये बताता है कि क्रिया जो हो रही है वो किस स्थान पे हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसमें से सही आंसर है हमारा 2 नंबर, अश्वारोही। अश्व पर आरोहण से लेकर के चलते हैं अपने। लाभ, अलाभ यानी लाभ या अलाभ तो अव्ययी भाव में ले लेंगे, त्रिवेणी हो गया। और ये देखिए अव्ययी में इसको लेंगे सुमुखी, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग है, त्रिवेणी संख्या आ गई तो द्विगु के रूप में भी ले सकते हैं अपने इसको। तो बात करें अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, दोपहर दोपहरों का समाहार, पतिव्रता पति को व्रत लेने वाली स्त्री, और कनकलता कनक के समान लता। कौन सा है जिसका विग्रह सही नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा सही आंसर क्या होगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, पतिव्रता। ये को नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारा गलत है। ये सही है। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला कृष्ण होता है। दोपहरों का समाहार होता है। कनक लता कनक के समान जो लता होती है उसे हम कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, घनश्याम। घनश्याम में बताना है कौन सा समास है। तत्सम समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर अव्ययी भाव समास है दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर, कौन सा होगा सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, बहुब्रीहि समास होगा। घन के जैसा श्याम, यानी घन है जो श्याम, काला है जो बादल, या काले बादल के जैसा। तो ये किसके लिए आता है, ये कृष्ण के लिए आता है। हम इसका पर्यायवाची लेते हैं दोस्तों, तो इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। अभी हमने बात भी की थी, जहां पर कोई अन्य अर्थ प्रतीत हो, या वैसे भी मैंने आपको कहा 2 से ज़्यादा आँखें, 1 से ज़्यादा मुंह हो जाए, 1 से ज़्यादा सिर हो जाए,
2 से ज़्यादा पैर हो जाए, धड़ हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जो सामान्य मनुष्य के नहीं होता, 2 से ज़्यादा आँख हो जाए, तो वो सारे के सारे जो हैं या देवता हैं या राक्षस हैं, इसलिए वो बहुव्रीहि में ही आपको रखना होगा। बात करें अगले प्रश्न की, 17वां हमारा प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्यय भाव है, कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि है? प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? प्रत्येक दिन होगा अर्थ इसका, तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिघर, घर घर। तो ये सारे जो हैं वो किस में आते हैं? वो इसी में आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, सिर दर्द का समास विग्रह होगा, क्या होगा? सिर का दर्द, सिर में दर्द, सिर को दर्द, सिर से दर्द, कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों इसका एग्जैक्ट होता है हमारा सिर में दर्द। सिर दर्द मतलब सिर में दर्द होगा, उसी को सिर दर्द बोलते हैं। शाखा वर्ग, शाखा वर्ग में कौन सा समास होगा दोस्तों? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व? शाखा वर्ग में कौन सा समास होगा? शाखा का वर्ग कौन होता है? शाखा का वर्ग तो सामान्य अर्थ तो नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा हमारा, सही आंसर होगा नंबर 3, बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। शाखा वर्ग में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि वानर के लिए या फिर बंदर के लिए अपने इस शब्द का उपयोग करते हैं, तो शाखा वर्ग का पर्यायवाची अपने लेते हैं, इसलिए पर्यायवाची वाले बहुव्रीहि में आते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, संधि और समास में क्या समानता है? आपको बताना है संधि और समास में क्या समानता है। दोनों ही शब्द विकार होता है, दोनों में ही शब्द विकार होता है। संधि और समास दोनों में ही ध्वनियां मिलती हैं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। दोनों में शब्द विकार होता है, जरूरी नहीं है समास में शब्द विकार हो। दोनों में ही ध्वनियां मिलती हैं, समास में नहीं भी मिलती तो भी हो जाता है। ध्वनि विकार अनिवार्य है, समास में नहीं भी होता, तो फिर ये सारी बातें गलत थी, लेकिन ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। कल के टेस्ट में अपने बात करेंगे, कल हम कारक से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और अलग सा टॉपिक भी है दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे इसको ध्यान से देखते नहीं, इसलिए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो कल 21वें टेस्ट में हम कारक से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। थोड़ा पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।